तो नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करूं और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट की, जिसमें 2 लेक्चर हम लोगों ने लिया और 2 क्लास हम लोगों ने किया और आज ये 3rd लेक्चर है हम लोगों का। ठीक है, जो पिछला लेक्चर हम लोगों ने किया था, जो स्टार्ट पहला लेक्चर था, उसमें हमने पीरियोडिक टेबल को आपको समझाने की कोशिश की थी 9-10 से कि पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करते हैं तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स कहां है, कितने एलिमेंट्स का स्पेस है 118, कितने लिक्विड एलिमेंट्स हैं 2, कितने गैस एलिमेंट्स है 11 और मोस्टली मेटल होने के कारण सारे सॉलिड एलिमेंट्स हैं। फिर हमने क्लासिफाई किया 7 पीरियड्स होते हैं, पहले लेक्चर की वो बात थी। पहले पीरियड को हम लोग शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं, सेकंड थर्ड को शॉर्ट पीरियड, चूंकि 8 एलिमेंट है और पहले में 2 एलिमेंट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ को लॉन्ग पीरियड, चूंकि इसमें 18 एलिमेंट्स हैं, और सिक्स्थ को 32 एलिमेंट्स के कारण लॉन्गेस्ट पीरियड। 7 में 32 एलिमेंट्स हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स अभी अनडिस्कवर्ड है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, हालांकि है नहीं, सारे की डिस्कवरी हो गई है, तो उसको हम लोग इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। तो शॉर्टेस्ट 1, शॉर्ट 2, लॉन्ग 2, लॉन्गेस्ट 1 और इनकम्प्लीट 1, ये पीरियड में क्लासिफिकेशन था। हमने 3 एलिमेंट्स आपको बताए थे जो लिक्विड जैसा फील देता है, बट वो लिक्विड नहीं है, दे आर लो मेल्टिंग सॉलिड्स। First of them is francium with melting point value 27.5 degree centigrade. Second one is cesium with melting point 29 degree centigrade and third one is gallium with melting point 30.5 degree centigrade. तो ये तीनों मेटल जो है, एलिमेंट जो है, वो आपके लो मेल्टिंग सॉलिड्स हैं, इनको आप लिक्विड एलिमेंट नहीं बोलते हैं। हमने ये आपको समझाया था। फिर उस लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफाई करने के बाद मेटलॉइड में एक अच्छा पॉइंट लिखा था, मेटेलिक मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटेलिक मेटलॉइड्स। वैसे मेटलॉइड जिनमें मेटल का मेजर कैरेक्टर, जैसे स्टैटाइन हमने किया था आपको, एंटीमनी, और वैसे मेटलॉइड जिसमें नॉन मेटल का मेजर कैरेक्टर है, एग्जांपल के लिए हमने बोरॉन और सिलिकॉन उस पे लिया था। हमने बोला था कि बोरॉन सिलिकॉन को नॉन मेटल के ही नजर से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को देखा जाए। ये सब क्लासिफाई करने के बाद, बहुत सारी बातें इसमें करने के बाद, हमने ये भी आपको बताया उसके बाद कि ये जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन 1A ग्रुप में नहीं होता है, क्योंकि मैनलिफ्स के पीरियोडिक टेबल में 1A और 7A, पहला ग्रुप और 17वां ग्रुप दो जगह पर है। फिर उसके बाद फिर सेकंड हमने बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोस्ले का था, उसमें सिर्फ 1A में था, बट जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, जो बोर्स पीरियोडिक टेबल आप बोलते हैं, उसमें हाइड्रोजन को पीटी से बाहर रखा गया था। तो हमने आपको क्लियर इंस्ट्रक्ट किया था कि अगर आपसे कोई पूछे हाइड्रोजन किस पीरियड का है तो बोलोगे फर्स्ट, और किस ग्रुप का है तो बोलोगे नॉट डिसाइडेड, उसका ग्रुप नंबर पता नहीं है। फर्स्ट लेक्चर में ये सब चीजें करने के बाद सेकंड लेक्चर में हम लोग एलिमेंट्स को ग्रुप में पढ़ना स्टार्ट किया हम लोगों ने, और 8A ग्रुप को हमने सबसे पहले पढ़ा। 8A ग्रुप में सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ी, जैसे उसका नाम 8A ग्रुप है अमेरिकन सिस्टम, 18th ग्रुप है आईयूपीएसी सिस्टम, और 0 ग्रुप है यूरोपियन सिस्टम। फिर हमने किया इन ग्रुप को, एलिमेंट्स को आप इनर्ट नोबल गैसेस कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सभी एलिमेंट इनर्ट गैसेस नहीं है। ऊपर के 3 एलिमेंट्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं अपने हाई आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण, इसलिए ऊपर 3 को अपन इनर्ट बोलते हैं और नीचे वाले 3 को हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं। तो इनर्ट और नोबल 2 अलग अलग टर्म है, एक टर्म नहीं है। इन तीनों के बारे में हमने बोला कि ये तीनों कंपाउंड क्यों बनाते हैं, तो हमने बोला कंपाउंड 2 तरीके से बनता है, या तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से इलेक्ट्रॉन गेन, या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से इलेक्ट्रॉन लूज। तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन लोगों का इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन, इस पर कोई एफिनिटी इनकी 0 होती है, नेगेटिव चार्ज ये नहीं ले सकते हैं कि इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल है। ठीक है, अब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से हो सकता है, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। हमने क्लियर किया था कि ज़ेनॉन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी O2 के कंपैरेबल है, O2 के काफी क्लोज है, इसीलिए ज़ेनॉन O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, लो आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण। हमने एग्जांपल्स भी लिखे। हमने आपको सेकंड लेक्चर में यह भी बताया कि पीरियोडिक टेबल में 8A ग्रुप एलिमेंट्स को लाने का क्रेडिट जाता है रैमसे एंड ट्रैवर्स नाम के 2 साइंटिस्ट को। वहीं पर रेडॉन की डिस्कवरी, रेडॉन का खोज डॉर्न नाम के साइंटिस्ट ने 1900 में किया था। हमने ये भी आपको बताया था। फिर हमने बताया इसमें ऊपर के तरफ इनर्ट एलिमेंट है, नीचे नोबल है, तो जाहिर सी बात है रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप, शायद हमने ये बात लिखी नहीं थी,
शायद ये चीज नहीं लिखा होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउनवर्ड, ये हमने डिस्कस कर लिया था, 8A ग्रुप के बारे में था ना। लेकिन हाँ, लिस्ट रिएक्टिविटी नियॉन का होता है, हीलियम का नहीं। इस तरह से रिएक्टिविटी। और हमने वाटर सॉल्युबिलिटी भी लिखा डाउनवर्ड, ये भी हमने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। पानी में सारे सॉल्युबल है, सिर्फ एक हीलियम को छोड़ के ये इनसॉल्युबल है। और वैंडरवाल फोर्स वाटर के साथ धीरे धीरे डाउन द ग्रुप स्ट्रांग होने पर हमने आपको यह किया था, ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल है। अच्छे से आप देखेंगे तो हमने ये भी डिस्कस किया अच्छे से। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में 8A ग्रुप के बारे में पढ़ा। आज अब थर्ड लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप, 7A या 17th ग्रुप बोलेंगे, या आप इनको दोस्त हैलोजन्स बोलेंगे। ठीक है, ग्रुप वाइज थोड़ा सा एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस आपसे हम करवा दें। 7A ग्रुप अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका नाम है, जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला ग्रुप है उसको आप 7A ग्रुप भी बोलते हैं। और 17th ग्रुप IUPAC सिस्टम या हैलोजन्स। सबसे पहला पॉइंट लिखूंगा, हैलोजन्स का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। देखना बेटा अच्छे से, हैलोजन मींस सॉल्ट फॉर्मिंग, जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग। ठीक है, आप देखेंगे तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन काफी ज्यादा सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। एक तो ये हैलाइड्स भी बनाते हैं, हैलाइड्स भी बनाते हैं X माइनस, ऊपर से ये ऑक्सोहैलेट्स या ऑक्सोहैलाइड्स भी बनाते हैं, जैसे एक्सो माइनस, एक्सो 2 माइनस, एक्सो 3 माइनस, एक्सो 4 माइनस, और भी मेनी अदर सॉल्ट्स। कहने का यह मतलब है बेटा, इस ग्रुप के एलिमेंट्स एनायन के फॉर्म में बहुत तरह के सॉल्ट बनाते हैं, NaCl, NaOCl, NaClO2, NaClO3, NaClO4, इस तरह से करके KBr, KBrO3, बहुत तरह के इस तरह के सॉल्ट्स बनाते हैं। ठीक है, KI3, बहुत तरह के बनाते हैं, पॉलीआयोडाइड आयंस वगैरह भी बनाते हैं ये। तो सॉल्ट फॉर्मिंग, चूंकि ये बहुत ज्यादा सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और हैलोजन का मतलब ये होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, तो इसको हैलोजन नाम हम लोग देते हैं। आ जाइए अगली बात हम करें। सबसे पुराना हैलोजन क्लोरीन है, ओल्डेस्ट नोन हैलोजन क्लोरीन है। ध्यान से देखेंगे, अगर आप इनके कलर की बात करें, कलर एंड रिएक्टिविटी, इनर्ट एंड नोबल गैसेस में ये रिएक्टिविटी किधर था? डाउन द ग्रुप। किधर था? डाउन द ग्रुप था ना, लेकिन नियॉन लिस्ट रिएक्टिव था, और ये सारे कलरलेस थे, कलरलेस थे। वहीं पर इस ग्रुप में आ जाइए, ये F2Cl2Br2I2 के फॉर्म में न पाया जाता है जी। अच्छे से देखना दोस्त, ये F2Cl2Br2I2 के फॉर्म में पाया जाता है। फ्लोरीन का कलर होता है बेटा पेल येलो, क्लोरीन का कलर होता है एप्पल ग्रीन, सेब के तरह हरा। सर सेब खाने वाला हरा कहां होता है? तो हरा नहीं होता है, आप उसको कह सकते हैं ग्रीनिश येलो, हल्का ग्रीन और ज्यादा येलो। ठीक है, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश मतलब हल्का सा ग्रीन हुआ और येलो। ब्रोमीन का कलर हुआ रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन, हल्का लाल और डीप ब्राउन। किसका? ब्रोमीन। और आयोडीन का कलर हुआ वायलेट। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, आपको पता है, हमने पढ़ाया भी है। ब्रोमीन एक लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है, हमने आपको ये लेक्चर 1 में बताया भी था। अच्छे से देखना, फ्लोरीन का कलर हमने क्या बोला? अच्छे से देखिए, फ्लोरीन का कलर अभी हमने क्या बोला? पेल येलो, हल्का पीला।
क्लोरीन का कलर क्या बोला? ग्रीनिश येलो, मतलब हल्का ग्रीन और येलो। ब्रोमीन का कलर क्या बोला? रेडिश ब्राउन, रेड हल्का, रेडिश, रेड हल्का और ब्राउन। मतलब अगर आपको फ्लोरीन का एक कलर बोलना हो तो येलो, क्लोरीन का भी एक कलर बोलना हो तो येलो, येलो, क्योंकि ग्रीनिश येलो में ग्रीन हल्का है, इसीलिए क्लोरीन मेनली येलो है, क्लोरीन मेनली ग्रीन नहीं है। ब्रोमीन का एक कलर बोलना है तो रेडिश ब्राउन हमने बोला, रेडिश ब्राउन हमने बोला। तो रेडिश ब्राउन अगर हमने बोला तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? रेड ज्यादा या ब्राउन ज्यादा? क्या ज्यादा? तो ब्राउन ज्यादा, ठीक है। और आयोडीन का कलर हुआ वॉयलेट। फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमाइन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड। आपके मन में जेहन में आया होगा स्टैटिन को सर आपने क्यों छोड़ दिया? स्टैटिन भी एक एलिमेंट है, लेकिन जान लीजिए ये बिलोंग्स फ्रॉम हैलोजन फैमिली, लेकिन ये हैलोजन एलिमेंट नहीं है। बिलोंग्स फ्रॉम हैलोजन फैमिली बट नॉट हैलोजन, ठीक है। हैलोजन में लोग इसको बोल देते हैं, लेकिन ये हैलोजन है नहीं, ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता, क्योंकि हैलोजन का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि वो डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल, उस तरह से स्टैटिन नहीं होता। बाकी जो हैलोजन की खासियत होती है वो ये सारे टॉक्सिक एलिमेंट हैं, पॉइजनस एलिमेंट है, कोई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, डायटोमिक के फॉर्म में है, और इन सब का आराम से अनायन बनता है और स्टेबल एनायन बनता। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड स्टेबल एक्वस एनायन होता, बट 80 माइनस जो स्टेटाइड एनायन होता है वो स्टेबल नहीं होता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो 80 की प्रॉपर्टी बाकी से नहीं मैच करती है, इसलिए हम लोग उसको नहीं बोलते। और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। स्टेटाइन का जानते हो पुराना नाम था एल्बामाइन, ऐसे ही लिख दे, कोई काम का नहीं है, ओल्ड नेम है इसका एल्बामाइन, काम की चीजें नहीं है, ऐसे ही लिख दिया हमने। देखते जाओ, अब आ जाओ। हमने बोला, अब इस पर पॉइंट, हमने पहले तो सबका क्या लिख दिया? कलर, कलर याद रहना जरूरी है। फ्लोरीन का कलर क्या बोला बेटा? फ्लोरीन बोला पेल येलो। क्लोरीन क्या बोला हमने? एप्पल ग्रीन या ग्रीनिश येलो। ब्रोमाइन क्या बोला? रेडिश ब्राउन। और आयोडीन क्या बोला हमने? वॉयलेट। इसके बाद आ जाओ, अगली बात इसमें मैं कर रहा था रिएक्टिविटी की। इसमें रिएक्टिविटी जैसे इनर्ट नोबल गैसेस में डाउन गया ना रे, यहां पे रिएक्टिविटी अप द ग्रुप होगा। रिएक्टिविटी अपग्रेड, जानते हो एलिमेंट्स में ही जाओगे ना तो मेटल में लेफ्ट और डाउन रिएक्टिविटी बढ़ता है, जबकि नॉन मेटल में राइट एंड अप। ऐसे जनरली याद रख सकते हो, ठीक है। हालांकि इसको अभी नहीं पढ़ा रहे, आपको बस एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। नॉन मेटल्स में राइट एंड अप पीरियोडिक टेबल में, अब मेटल में लेफ्ट एंड डाउन। मेटल में रिएक्टिविटी लेफ्ट एंड डाउन और नॉन मेटल में रिएक्टिविटी राइट एंड अप। तो चलो कलर एंड रिएक्टिविटी को हमने समझाया। ये सारे पॉइजनस एलिमेंट्स हैं, ये सारे क्या है? पॉइजनस और टॉक्सिक एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इनटेक करने पर सीधे आपके डेथ हो जाएगी, कुछ ऐसे हैं जो चले जाए तो बेहोश होंगे, कुछ ऐसे हैं जो आपके अंदर, शरीर के अंदर चला गया तो थोड़ा लेट से प्रभाव होगा, बट होगा। जैसे फ्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस सूंघने के बाद आपकी मौत हो जाएगी। क्लोरीन सूंघने के बाद हल्के फल्के अमाउंट में अगर आप सूंघते हैं क्लोरीन तो बच जाएंगे, ज्यादा अमाउंट में क्लोरीन आपने इनहेल कर लिया तो डेथ हो जाएगी, ठीक है, बेहोश होंगे, और ज्यादा ले लिए तो डेथ हो गए। ब्रोमीन के साथ भी मोर और लेस यही होता है। आयोडीन थोड़ा कम पॉइजनस होता है, टॉक्सिक कम होता है, कम हार्मफुल होता है, लेकिन ये मोर और लेस सारे के सारे पॉइजनस। फ्लोरीन तो बहुत खतरनाक होता है। अगर आपने सूंघ लिया फ्लोरीन गैस को अचानक, हल्का, बहुत हल्का, जो बोलते हैं एक झटका लेना, ठीक है, एक झटका अगर लिया और हल्का सा सूंघ लिया तो आपकी उसी से मौत हो सकती है, फ्लोरीन, क्योंकि आपके पूरे नर्वस सिस्टम को वो डैमेज कर लेता है एचएफ बना के। एचएफ बहुत खतरनाक चीज होती है, ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन सेल के लिए बहुत खतरनाक चीज होता है एचएफ।
तो पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, अभी उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। मतलब ये सारे एलिमेंट्स के बारे में हमने क्या बोला, पहला पॉइंट बोला इस फर्स्ट पेज में आज कि हैलोजन मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। चूंकि ये सारे एलिमेंट्स एनायन के फॉर्म में भी सॉल्ट बनाते हैं और ऑक्सोहेलेट्स ऑक्सोहेलाइट्स के फॉर्म में भी सॉल्ट बनाते हैं, सबसे ज्यादा सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए इनका नाम सॉल्ट फॉर्मिंग। स्टैटिन को आप हैलोजन नहीं बोलेंगे, वो हैलोजन के ग्रुप का एलिमेंट जरूर है। फिर हमने बोला सबसे पुराना नोन हैलोजन है कौन, क्लोरीन, और सबसे नया हैलोजन है फ्लोरीन, फ्लोरीन। फ्लोरीन तो लैबोरेटरी में जो बना, लैब में जो बनाने का फ्लोरीन का मेथड है वो इतना मुश्किल था लैबोरेटरी में बनाना उसके पॉइजनस होने के कारण, कि वो बहुत रिसेंटली लैबोरेटरी में तैयार हुआ 1964 में, 1964 में। ऐसा नहीं था, उससे पहले लोग फ्लोरीन जानते थे लेकिन लैब में बना नहीं पाते थे, उसको प्रिपेयर नहीं कर पाते थे। पहली बार लाइव में 1964 में मॉइजन नाम के साइंटिस्ट ने उसको बनाया था। तो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए उस पर तवज्जो नहीं देते हम लोग। फिर हमने कलर की बातें की, फ्लोरीन का कलर हुआ पेल येलो, क्लोरीन का कलर हुआ ग्रीनिश येलो, हल्का ग्रीन और मेजर येलो, या उसको येलो भी कह सकते हैं आप। ब्रोमाइन का कलर हुआ रेडिश, हल्का रेड और मेजर ब्राउन, और आयोडीन का कलर हुआ वायलेट। फ्लोरीन क्लोरीन गैस, ब्रोमाइन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड। हमने आपको पढ़ाया पीरियोडिक टेबल में एकमात्र नॉन मेटल जो लिक्विड है दैट वन इज ब्रोमाइन। फिर हमने बोला कि इसमें रिएक्टिविटी अप द ग्रुप होती है। एक्चुअली नॉन मेटल में रिएक्टिविटी राइट और अप होती है, सारे नॉन मेटल में राइट और अप होती है, लेकिन इनर्ट नोबल गैसेस में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप, क्योंकि वो तो कंपाउंड ही नहीं बनाते हैं, तो वो तो संजोग लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन कंपाउंड बना रहा था, इसीलिए वहां पर रिएक्टिविटी डाउन था। तो उसका केस अलग है इनर्ट नोबल गैसेस का। बाकी नॉन मेटल में राइट एंड डाउन और मेटल में लेफ्ट एंड अप, हमने ये रिएक्टिविटी का बताया। फिर उसके बाद हमने बताया ये सारे के सारे पॉइजनस एलिमेंट है, टॉक्सिक है। फ्लोरीन तो एक्सट्रीमली हैजर्डस है, एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा। एक्सट्रीमली हैजर्डस है कौन, फ्लोरीन। तो उम्मीद है फर्स्ट पेज को आप अच्छे से समझे होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आप मेरे को बताएं क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, और आप स्क्रीनशॉट ले प्लीज। जी आइए सेकंड पेज में अब हम लोग वहां से चीजों को आगे बढ़ाएं, वाटर सॉलिबिलिटी पर चर्चा करें। इनर्ट नोबल गैसेस में भी हमने चर्चा किया था, वो लोग भी वाटर सॉल्युबल थे, और एक्सेप्ट हीलियम दे ऑल वेयर वाटर सॉल्युबल। इनमें बात करें, सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस डाउनवर्ड, सॉरी अपवर्ड। वहां पे क्या था बेटा, याद करो, डाउनवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड जाने पर, नीचे जाने पर एटॉमिक मास बढ़ने की वजह से वाटर के साथ वैंडरवाल फोर्स इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग था। याद करो हमने क्लियर किया था। हालांकि वैंडरवाल फोर्स क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, अभी आप लोगों को हमने नहीं समझाया, आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, बट वहां पे ये चीजें थी। यहां पर सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है अपवर्ड। ध्यान दो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमाइन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। ध्यान से, ये वायलेंट टुवर्ड्स वाटर, पानी की तरफ विस्फोटक होता है, हाईली सॉल्युबल, बहुत ज्यादा पानी में सॉल्युबल होता है। ध्यान से देखते जाओगे। क्लोरीन के बारे में बात करोगे, इजीली वाटर सॉल्युबल, आसानी से पानी में घुल जाता है, लेकिन वायलेंट रिएक्शन नहीं बोलोगे इसका, ठीक है। तो अकेला नॉन मेटल फ्लोरीन है जो पानी में जाने के बाद वायलेंट रिएक्शन शो करता है। मतलब फ्लोरीन को पानी में डालो तो एक विस्फोट होगा, बहुत अच्छे से स्प्लैश करेगा, करवाएगा वो अंदर। ब्रोमाइन लेस सॉल्युबल होता है, कम सॉल्युबल, जिसको आप पार्शियली सॉल्युबल भी कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा सॉल्युबल होगा, ये पूरा नहीं घुल पाएगा। और आयोडीन इनसॉल्युबल होता है। तो कहानी तो साफ है ना बेटा, कहानी साफ है ना। ऊपर की तरफ फ्लोरीन हाईली सॉल्युबल, वायलेंट टुवर्ड्स वाटर, क्लोरीन कम सॉल्युबल, ब्रोमाइन क्लोरीन आसानी से सॉल्युबल, ब्रोमाइन कम सॉल्युबल, आयोडीन इनसॉल्युबल। ध्यान से देखें, चीजों को मैं समझा रहा हूं। मतलब सॉल्युबिलिटी, पहली बात तो किधर बढ़ेगी, अप द ग्रुप, ये हमने क्लियर किया। अब आ जाओ, फ्लोरीन एक्चुअली पानी में डालने के साथ ही HF बनता है और ऑक्सीजन गैस और थोड़े बहुत अमाउंट में ओजोन गैस भी।
ये सारे आपके सिलेबस में है। आप 7 ग्रुप पढ़ रहे हैं, 17th ग्रुप की जो कहानी होती है वो 12th के सिलेबस होती है। ठीक है, तो मतलब आप 12th की चीजें आप यहां पर समझाई जा रही है। फ्लोरीन एक्चुअली पानी में डालने पर HF बनाता है और HF वाटर सॉल्युबल है, इसीलिए घुल गया। ध्यान से देखिए, अब क्लोरीन को पानी में डाले तो इस बार ये HCl और HOCl बनाता है, वाटर सॉल्युबल और कलरलेस भी है। HF का कोई कलर नहीं होता। अब ये दोनों भी पानी में सॉल्युबल है, HCl और HOCl, एसिड है, वाटर सॉल्युबल है और कलरलेस है। ध्यान से देखते जाए, ब्रोमीन को वहीं पर जब पानी में आप डालेंगे तो इस बार एक रिएक्शन होगा HBr और HOBr का, लेकिन यह रिएक्शन पूरे अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। इसको आप इक्विलिब्रियम साइन बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा 9th-10th में। इक्विलिब्रियम रिएक्शन मतलब अगर आपने 100 मॉलिक्यूल ब्रोमीन का डुबोया था तो हो सकता है उसमें से 50 या 40 या 60 रिएक्ट कर रहे और 50, 40, 60 बचे रह जाए। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम इक्विलिब्रियम साइन से दिखाते हैं कि ये रिएक्शन इधर भी जा रहा है और ये रिएक्शन इधर भी आ रहा है। मतलब जैसे यूनिडायरेक्शनल होता है, ये यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन हुआ एक दिशा में, और ये बाई डायरेक्शनल हुआ मतलब दोनों दिशा में, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, अब आ जाओ, ये दोनों फिर वाटर सॉल्युबल है। कौन दोनों? HBr और HOBr, एंड कलरलेस है। ध्यान से, वाटर सॉल्युबल है और कलरलेस है। लेकिन इस रिएक्शन में होगा क्या, जब आपने ब्रोमीन को पानी में डाला और क्लोरीन को पानी में डाला तो दोनों में डिफरेंस क्या? क्लोरीन को जब आपने पानी में डाला तो वो कंप्लीट कन्वर्ट कर गया HCl और HOCl में, जो कि कलरलेस है और सॉल्युबल है। इसलिए हमने बोला कि क्लोरीन पानी में अच्छे से सॉल्युबल है और क्लोरीन के पानी का कलर कलरलेस है। क्लोरीन वाटर मतलब क्लोरीन में हमने पानी दिया तो कलर कलरलेस है। लेकिन वही हमने कहा कि ब्रोमीन के वाटर का कलर, ब्रोमाइन के वाटर का कलर ब्राउन है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन पूरा का पूरा मॉलिक्यूल उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स इसके बचे हैं, कुछ इसमें कन्वर्ट किया, कुछ बचे। तो बेटा जो बचे हैं इसमें कलर नहीं है, लेकिन ये जो बच गया इसके कारण तो रहेगा ना कलर। तो आप इस तरह से क्या बोलेंगे यहां पे? ध्यान से, क्लोरीन वाटर क्या हुआ? कलरलेस। क्यों? एज नो Cl2 रिमेन्स, क्योंकि Cl2 बचता ही नहीं है। कलर तो Cl2 का है ना जी, येलो कलर तो इसका है, और ये सारा कन्वर्ट कर गया बेटा उसमें, तब ने हमने लिखा इजी सॉल्युबल। लेकिन अगर आपको ब्रोमीन वाटर बोला जाए तो ब्रोमीन वाटर में बोलो कलर है कि नहीं है? रेड ब्राउन कलर है। क्यों? HBr2 रिमेन्स मतलब रह जाता है इन गुड अमाउंट, अच्छे अमाउंट में ब्रोमीन पानी में बचा हुआ रह जाता है, क्योंकि कंप्लीट ब्रोमीन रिएक्ट नहीं करता है। अब आ जाइए, बात करते हैं हम आपसे I2 का, प्लस वाटर, नो रिएक्शन। आयोडीन का वाटर से कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जब इसमें आप Ki मिलाते हैं तो धीरे धीरे वो सॉल्युबल होते जाता है Ki3 बना के। विथ एडिशन ऑफ ये सारी चीजें पूछी जाती है आपसे। Ki, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इंक्रीजेज। अब पानी में धीरे धीरे आयोडीन सॉल्युबल होने लगता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ki3। क्या बनने लगता है? Ki3। ध्यान से देखिए, एक्चुअली I2 जो इनसॉल्युबल था, इसको प्रेसिपिटेट PPT बोलते हो, इनसॉल्युबल को डाउन एरो से दिखाते हो ना जी। जो इनसॉल्युबल होता है उसको डाउन एरो से दिखाते हो। ठीक है, तो I2 प्लस Ki क्या बन गया एक्चुअली इससे? Ki3, और ये ब्राउन कलर का सॉल्यूशन है, घोल। तो इसी के कारण धीरे धीरे सॉल्युबल हो गया। मेरी बात आप अच्छे से समझे? क्या बोला हमने? आयोडीन डायरेक्टली वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन आयोडीन
को वाटर में डालने के बाद अगर आप ऊपर से Ki मिलाते जा रहे हैं तो धीरे धीरे आयोडीन कन्वर्ट कर गया, तब्दील कर गया Ki3 में, और Ki3 ब्राउन कलर का सॉल्यूशन है, तो वो घुलते चला गया। मतलब आयोडीन वाटर एक मीनिंगलेस टर्म है। जैसे क्लोरीन वाटर कलरलेस है, ब्रोमीन वाटर ब्राउन है क्योंकि सारा ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट नहीं किया, कुछ मॉलिक्यूल्स बचे रह गए, उसका कलर आ गया। तो आयोडीन वाटर मीनिंगलेस है क्योंकि आयोडीन तो पानी में घुला ही नहीं, जैसे का तैसे पड़ा हुआ। लेकिन आयोडीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ Ki का कलर ब्राउन हुआ क्योंकि Ki मिलाने के बाद आयोडीन कन्वर्ट कर गया Ki3 में, जो घुलनशील है, जो ब्राउन कलर का सॉल्यूशन है, घोल है। तो अब आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ। तो अगर आपसे ध्यान से देखो, वहीं पर इनर्ट नोबल गैसेस को पिछले लेक्चर से आप इसको कंपेयर करो, बड़ा इंपॉर्टेंट पेज में डील कर रहा था, आप पिछले लेक्चर से इसको कंपेयर कीजिए बेटा। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था कि हीलियम छोड़ के बाकी नोबल गैस, इनर्ट गैसेस सॉल्युबल थे, और उनकी सॉल्युबिलिटी क्यों थी, याद करो। वो सॉल्युबल इसलिए थे क्योंकि उन्होंने उनके बीच के एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जो उनके जो अणु थे, उनके बीच के जो आपस के वेंडरवाल फोर्स थे, वाटर में जाने के बाद ये वेंडरवाल फोर्स पहले से स्ट्रांग हो गया ड्यू टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ वेंडरवाल फोर्सेज, था ना। पहले जेनॉन जेनॉन के बीच जो वेंडरवाल फोर्स था, वो जेनॉन का वाटर में जाने के बाद Xg.6H2O बनने के कारण वेंडरवाल फोर्स और स्ट्रांग हो गया, इसीलिए वो वाटर में सॉल्युबल था। और वेंडरवाल फोर्स स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप बढ़ता था मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट बढ़ने से, इसलिए वहां वाटर सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप थी। लेकिन यहां पर वेंडरवाल फोर्स की वजह से सॉल्युबल नहीं है, यहां सॉल्युबल रिएक्शन करने की वजह से है। फ्लोरीन ने रिएक्ट किया, क्लोरीन ने रिएक्ट किया, ब्रोमीन ने रिएक्ट किया, आयोडीन रिएक्ट नहीं करता है और उसका वेंडरवाल फोर्स भी सपोर्ट नहीं करता है कि वो सॉल्युबल हो, तो आयोडीन इनसॉल्युबल। फ्लोरीन हाईली सॉल्युबल, वायलेंट है, यहां तक कि पानी की तरफ HFO2 बनता है और थोड़े अमाउंट में O3। क्लोरीन वाटर में जाके HCl HOCl बनाता है, वाटर सॉल्युबल और कलरलेस, इसलिए क्लोरीन वाटर कलरलेस। ब्रोमीन वाटर में जाके HBr HOBr बनाया, बट ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, अच्छे से ब्रोमीन रिएक्ट नहीं किया, सारा ब्रोमीन कन्वर्ट नहीं हुआ, इसीलिए ब्रोमीन वाटर का कलर रेड ब्राउन। आयोडीन इनसॉल्युबल, रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन Ki मिलाने पर इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है क्योंकि धीरे धीरे आयोडीन Ki से रिएक्ट करके Ki3 बनते जाता है। Ki3 का कलर ब्राउन है, इसलिए ब्राउन सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा। क्या आप सभी लोगों का यहां तक की चीजें अच्छे से क्लियर हो गई, बढ़िया से क्लियर है, मेरे को बताइए प्लीज, और स्क्रीनशॉट भी आप लें इस पेज का। तो दोस्तों 7A बड़ा इंपॉर्टेंट, अब हम लोग काम करने जा रहे हैं। 7A के बाद 6A ग्रुप में चलते हैं, बस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है मेरा मकसद कि आपको पूरा ग्रुप पढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस 8A ग्रुप से करवाए कि इनर्ट नोबल क्यों बोलते हैं, हेलोजन क्यों बोलते हैं, रिएक्टिविटी का क्या हिसाब है, सॉल्युबिलिटी का क्या हिसाब है, कलर क्या है, डिस्कवरी में क्या मामला है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब आपको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं 6A ग्रुप। 16th ग्रुप, या इस ग्रुप का एक नाम है कैल्कोजेंस। देखना दोस्त अच्छे से, हमने बोला कि इस ग्रुप का एक नाम है कैल्कोजेंस। जैसे 7A का एक नाम था हेलोजेंस, इस ग्रुप का एक नाम है कैल्कोजेंस। तो पहला पॉइंट आप यही बोलेंगे कि सर कैल्कोजेन नाम क्यों पड़ा, चैल्को नहीं बेटा, कैल्को। कैल्कोजेन मींस ओर फॉर्मिंग, क्या फॉर्मिंग, ओर, अयस्क बनाता है। आपको तो पता है कि ये जो एलिमेंट है इस ग्रुप के, ध्यान से, ये दोनों नॉन मेटल है, ठीक है, ये दोनों मेटलवाइड हैं, और पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव मोस्ट कैंसरस एलिमेंट है। कैंसर क्रिएट कर सकता है अगर आपकी बॉडी में जाएगा। बहुत तरह के टोबैको, अलग अलग वैरायटी के टोबैको होते हैं, अपने यहां तो नहीं पाया जाता पोलोनियम टोबैको, लेकिन बाहर की कंट्रीज में पाए जाते हैं बहुत सारे ऐसे टोबैको जिसमें पोलोनियम पाए जाते हैं। तो मोस्ट कैंसरस एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल पोलोनियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और मेटल है। तो इस ग्रुप में हर तरह के एलिमेंट है। अब कैल्कोजेन मींस ओर फॉर्मिंग। ओर फॉर्मिंग दो एलिमेंट है, कौन कौन,
ऑक्सीजन एंड सल्फर। ध्यान से देखते जाओगे। आप जानते होंगे कि ज्यादातर ओर्स जो होते हैं, ओर्स, वो या तो जैसे बॉक्साइट, याद करो, याद आया, बॉक्साइट 9-10 में पढ़े थे। Ag2S अर्जेंटाइट पढ़े थे ना, सिल्वर ग्लांस अर्जेंटाइट, CuFeS2 पढ़े थे, ETC वगैरह वगैरह। तो आपको ओर्स जो मिलेंगे, क्योंकि मेटल्स अर्थ में किस फॉर्म में होते हैं, धातु भूगर्भ में, पृथ्वी के अंदर किस रूप में पाए जाते हैं, ओर्स, मिनरल्स के फॉर्म में, खनिज के फॉर्म में, अयस्क के फॉर्म में नहीं। तो ये मैक्सिमम जो ओर्स होते हैं वो ऑक्सीजन और सल्फर के होते हैं। इसी वजह से इनको हम ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। अलग बात है कि इसमें दो ही एलिमेंट ओर फॉर्मिंग है, ऑक्सीजन और सल्फर। अब कैसे, हेलोजन सारा नहीं है, 4 ही है, 5वां नहीं है, फिर भी हेलोजन ग्रुप का नाम बोल देते हो ना। तो इस ग्रुप का इन जनरल नाम हो गया कैल्कोजेंस। कैल्कोजेन का मतलब हो गया ओर फॉर्मिंग, हेलोजन का मतलब था सॉल्ट फॉर्मिंग। मेरी बात को अच्छे समझे। अगर अर्थ में आप बात करें, अर्थ का जो वजन है, मास जो है, आपको एक लाइन अच्छे से हम समझा दें, इस पूरी पृथ्वी के मास का, अर्थ के मास का करीब करीब आधा मास ऑक्सीजन का है। कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ। क्योंकि कोई भी मटेरियल, तो बेटा कोई भी मटेरियल, मिट्टी, पहाड़, पानी, पत्थर, ईटा, बालू, जो बोल लो, रॉक्स, क्ले, जो बोल लो, हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में बोलो, सिलिकेट्स, जो कुछ भी बोलो, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बना हुआ तो एलिमेंट्स से ही है। वो एलिमेंट्स मेटल हो, नॉन मेटल हो, या मेटल प्लस नॉन मेटल हो, जो भी हो। तो कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ देखिए बाय मास, ध्यान से, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का रोल है, सेकंड नंबर पर सिलिकॉन का रोल है, ध्यान से देखेंगे, थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम है, फोर्थ नंबर पर आयरन है, और उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम की बारी। ठीक से देखिए, ऑक्सीजन आप ऐसे याद रखें कि पूरे अर्थ के मास का ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट 50% ऐसे याद रखें, और सिलिकॉन याद रखें ऑलमोस्ट 25%, रफली। मतलब पूरे अर्थ के मास का लगभग आधा भाग किसका बना हुआ है, ऑक्सीजन का, और लगभग 1/4, 1/3 किसका बना हुआ, 1/4 किसका बना हुआ, सिलिकॉन। कैसे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे ध्यान से। अर्थ में सबसे ज्यादा क्या है, ध्यान से। तो आप बोलोगे कि सर अर्थ, मैं बाय मास बात कर रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि पानी है, ठीक है, बाय मास वाटर नहीं है। बाय मास तो अर्थ का अपना वजन है ना, सॉइल, रॉक्स, इसका अपना वजन है ना। सबसे ज्यादा अर्थ में अगर बाय मास देखो तो क्या है, सॉइल, सैंड, रॉक्स, है ना। ये चीजें एक्चुअली सिलिकेट्स है। सिलिकेट्स बहुत वैरायटी के होते हैं, इस पर मत जाओ। सिलिकेट्स SiO3 डबल माइनस, सिलिकेट्स SiO4 पर 4 माइनस, सिलिकेट्स Si2O7 पर 6 माइनस, बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। सिलिकेट्स मतलब सैकड़ों वैरायटी के सिलिकेट्स होते हैं, लेकिन सारे में सिलिकॉन ऑक्सीजन, यही दो एलिमेंट, सारे में क्या है, सिलिकॉन ऑक्सीजन ही, और मेजर ऑक्सीजन ही है, मेजर ऑक्सीजन ही है। तो एक तो सॉइल, सैंड, आराम से देखो कॉन्सेप्ट कितना अच्छा, मिट्टी, बालू, पठार, पहाड़, रॉक्स, क्ले, ये सारे सिलिकेट्स हैं। सिलिकेट्स में सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन है। ऊपर से अर्थ में बाई एरिया अगर बात करें तो वाटर ज्यादा है, और वाटर में जो सेकंड नंबर पर आप जो बात करते हैं वाटर में, तो वाटर में तो हाइड्रोजन बहुत कम है ना। जब ये 2 ग्राम है तो ये 16 ग्राम है उस जगह। तो वाटर में हाइड्रोजन का मास बहुत कम है, इसलिए हाइड्रोजन पर ना जाए, समझ रहे ना। आप नंबर भी ना देखें कि ऑक्सीजन 1 एटम तो हाइड्रोजन 2 एटम, मैं बाय मास की बात कर रहा हूं। तो आप अब सोच के देखें कि पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा आपको बाय मास वजन क्या पड़ेगा, ऑक्सीजन का। कॉन्सेप्चुअल है कैसे, क्योंकि रॉक, सॉइल, सिलिकेट्स, ये सब में तो ऑक्सीजन भरा हुआ, उसके बाद वाटर में ऑक्सीजन भरा हुआ, इसीलिए अर्थ के मास का लगभग 50% मास, अप्रॉक्स 50% आपका किसका पड़ गया, ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पर कौन आया, सिलिकेट का, सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकेट में सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों, तो सेकंड नंबर पर कौन आया, सिलिकॉन।
थर्ड पर आया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक मेटल है, ये आया थर्ड पर, और फोर्थ पर आया आयरन, और पांचवें छठे पर मैग्नीशियम कैल्शियम। आइए परसेंटेज आपको लिखे, 47.4%, देखो ऑलमोस्ट 50 है, 23%, ऑलमोस्ट 25 है, 7.4%, 10 के आसपास बोलते हैं, और पलट दिया हमने 4.7। देखो याद रखना बेटा कितना आसान है, 47.4, ये तो 50 और 25 याद रख लिए। अब 47.4 में 7.4 एल्यूमिनियम लगा दिया और उसको पलट दिया 4.6, देखो कितना आसानी से। अब ऑप्शन एग्जैक्ट ये नहीं मिलेगा एग्जाम में, ऑप्शन क्या मिलेगा कि कौन सा मेटल इसमें से अप्रॉक्स 10% है, ऐसा पूछेगा। कौन सा एलिमेंट अप्रॉक्स 10% है अर्थ में, तो एल्यूमिनियम। इस तरह से पूछेगा, अप्रॉक्स 10%, अप्रॉक्स 5%, 6% कौन है, तो आयरन, और ये दोनों लेस देन 2%। तो अब आप ही सोचिए, पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स में से आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स, अर्थ का जो मेजर मास, अर्थ में सब है, अगर मैनमेड ना बोले तो, मैनमेड को छोड़ के, जो कुछ एलिमेंट्स एक्टिनाइड में मैनमेड होते हैं, जैसे टेक्नीशियम मेन बॉडी में मैनमेड है, तो कुछ मैनमेड एलिमेंट्स को छोड़ दें अगर, तो आप क्या देख रहे हैं, ठीक से देखिए, 47, 23, 70 हो गया रे, 70, 80, 85%, ऑलमोस्ट यही 6 एलिमेंट मिला के 85% है। 15% में बाकी पीरियोडिक टेबल के 112 एलिमेंट अप्रॉक्स 100 एलिमेंट के आसपास, 110 एलिमेंट के आसपास उसमें है। समझिए, तो आप क्या बोलेंगे, अर्थ का 50% मास ऑलमोस्ट किसके वजह से है, सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से है, बाय मास, और 25% बाय मास किसका है, सिलिकॉन का। तो हमने बोला इस ग्रुप का नाम कैल्कोजेंस, कैल्कोजेन का मतलब हुआ ओर फॉर्मिंग। उम्मीद है आप लोगों को यह बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आ जाइए ऑक्सीजन पर, ध्यान से देखें, अब डिस्कस करें हम ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन एक एलोट्रॉपिक एलिमेंट है, एलोट्रॉप समझते हैं, ठीक है। एलोट्रॉप जो होता है वो नॉन मेटल के लिए डिफाइन होता है, अपरूप, दूसरा रूप, ठीक है। मेटल का एलोट्रॉप नहीं बोलते हैं आप कभी भी, एलोट्रॉप वर्ड नॉन मेटल के लिए बनता है। कोई तत्व अगर एक से ज्यादा प्राकृतिक अवस्थाओं में पाया जाए तो हम उसको नॉन मेटल के लिए अपरूप बोलते हैं, एलोट्रॉप बोलते हैं। मेटल के लिए कोई ऐसा वर्ड नहीं है, बोलते हैं मेटल्स विथ डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हम लोग इस तरीके की चीजें बोल देते हैं, समझाएंगे आपको हम। फिर से देखिए, हमने बोला एलोट्रॉप मतलब अपरूप, एलिमेंट वही, उसके रहने का फॉर्म अलग अलग, कार्बन ग्रेफाइट में भी और कार्बन डायमंड में भी आपने पढ़ा, ये दोनों ही कार्बन ही है, प्योर कार्बन ही है, लेकिन रहने का फॉर्म अलग अलग है, तो आपने इसको एलोट्रॉप बोला, अपरूप बोला। लेकिन ये वर्ड अपरूप या एलोट्रॉप सिर्फ किसके लिए लागू होता है, नॉन मेटल के लिए। मेटल के लिए आप अपरूप वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एलोट्रॉप वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, जब मेटल आएगा तो हम लोग वहां डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एलोट्रॉपिक एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन एक से ज्यादा तरीके के फॉर्म में पाया जाता है। सर वो कौन सा फॉर्म है, आपने बोल तो दिया लेकिन समझा भी दो। एक है ऑक्सीजन O2 या डाइऑक्सीजन भी आप इसको बोलते हैं, और एक बोलते हैं ओजोन O3। ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी बात, ये कलरलेस गैस है, लेकिन ये हल्का सा ब्लू कलर का गैस है। दोनों ही गैसियस एलिमेंट है, लेकिन ये कलरलेस गैस है और ये पेल ब्लू गैस है। स्काई आपको पेल ब्लू दिखता है, दो रीजन होता है, एक तो सी का रिफ्लेक्शन रीजन है और दूसरा ओजोन का भी लेयर जो है, परत है, वो भी है। बहुत लोग सी का रिफ्लेक्शन नहीं जानते हैं, सिर्फ ओजोन का ही परत का कलर बोल देते हैं, ओजोन लेयर का ही कलर। जी नहीं, सी जो नीचे समुद्र है उसका भी रिफ्लेक्शन है, उसके कारण भी ब्लू कलर है स्काई का, ठीक है। तो दोनों बातें आ जाइए। तो ओजोन एक कलरलेस गैस है, सॉरी ऑक्सीजन, और ये पेल ब्लू गैस है। सेकंड पॉइंट, अगर आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दें तो ये डीप ब्लू लिक्विड हो जाएगा। कौन, ऑक्सीजन लिक्विड ब्लू हो जाएगा, लेकिन गैस कलरलेस है, और यह भी डीप ब्लू लिक्विड होता है।
तो लिक्विड फॉर्म में दोनों को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है नजर से, इसीलिए गैस फॉर्म में दोनों को आसानी से हम लोग डिफाइन कर देते हैं। क्या कि गैस में एक जो है वो पेल ब्लू होगा और एक कलरलेस होगा। नेक्स्ट आइए, ये पैरामैग्नेटिक है। बेटा हो सकता है आपके लिए एक नया वर्ड हो, ये पैरामैग्नेटिक है विथ टू अनपेयर्ड। मैं क्लियर कर दूं अगर आपके लिए नया वर्ड हो तो। और ये डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये दैट इज इसका मतलब होता है, मतलब नहीं, मींस, दैट इज बोलते हैं आप इसको, पता भी होगा फिर भी मैंने लिख दिया, कुछ लोग हो सकता है पहली बार देख रहे हो। ये डायामैग्नेटिक है विथ नो, दैट इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है? मतलब यह है सब्सटेंस केमिस्ट्री में दो तरीके से डिफरेंशिएट होते हैं मैग्नेटिक नेचर से। या तो उनको मैग्नेटिक अट्रैक्ट करेगा या मैग्नेट रिपेल करेगा। तो जब मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड अपने तरफ आकर्षित करता है, जैसे लोहे को आप करते देखते हैं, तो वैसे चीजों को हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए अट्रैक्ट करता है। क्यों, ये अभी नहीं पढ़ना, फिर से रिपीट कर दूं। सब्सटेंस केमिस्ट्री में दो तरीके के होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायामैग्नेटिक। पैरा कब होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट, ध्यान से, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड उसको, चुंबकीय क्षेत्र उसको अपने तरफ खींचेगा, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और इसको रिपेल करता है, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर, आपने ये चीजें बाकी ग्रुप में क्यों नहीं डिस्कस किया? जब आप 7A सर डिस्कस कर रहे थे तो सर वहां पे क्यों नहीं आप मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा की? वो सब के सब डायामैग्नेटिक होते और आपको सिखाएंगे भी इस चीज को, पैराडाया के बारे में अच्छे से क्लास होगी उसकी, ठीक है। इसीलिए नहीं, यहां पे क्यों जिक्र किया? क्योंकि एक पैरा और एक डाया, अगर दोनों डाया होता तो हम चर्चा नहीं करते फिर। लेकिन ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। जानते हैं, अगर आप एक प्लेट में ऑक्सीजन को लिक्विफाई कर दें, लिक्विड ऑक्सीजन, और एक प्लेट में रख दें, और ये मैग्नेटिक इस तार में वायर, इसमें वायर लपेट दें और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दें। अब अगर आप इसको लेके जाएंगे ना, उस प्लेट में से डुबोएंगे ना, तो प्लेट से सारा लिक्विड उठ के इसके पोल पर चढ़ जाएगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक नेचर का है, पैरामैग्नेटिक है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। दो चीजें हमने बोली, सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पर ये लागू होता, कोई भी जो बोलो आप। KMnO4 डायामैग्नेटिक है, K2Cr2O7 आपने सुना होगा, डायामैग्नेटिक है। KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है। K2O पोटेशियम ऑक्साइड डायामैग्नेटिक है। कैसे पता चलता है आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑक्सीजन अभी क्या याद रखेंगे आप? पैरामैग्नेटिक है। और जब भी कोई पैरामैग्नेटिक होगा तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब बेजोड़ा सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे वो आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और ओजोन जो है वो डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है। ओजोन डायामैग्नेटिक और ये पैरामैग्नेटिक। ये कलरलेस गैस, पेल ब्लू गैस, डीप ब्लू लिक्विड, डीप ब्लू लिक्विड। नेक्स्ट आइए, ये भी वाटर सॉल्युबल है, और ये भी वैंडरवाल फोर्स, वैंडरवाल फोर्स वही इनर्ट नोबल गैसेस में, ये भी वाटर सॉल्युबल है लेकिन कम है, लेस वाटर सॉल्युबल। यहां भी वैंडरवाल फोर्स, वैंडरवाल फोर्स के मतलब इस बार फिर रिएक्शन नहीं होगा। जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में क्या हुआ था वाटर में, क्यों सॉल्युबल हुआ था? रिएक्शन की वजह से। लेकिन ये दोनों वैंडरवाल फोर्स की वजह से। मतलब वही होता होगा जैसे जेनॉन को चारों तरफ से H2O ने कुलंबिक फोर्स से घेर लिया, तो O2O3 को भी H2O कुलंबिक फोर्स से घेर लेता होगा। तो सॉल्युबिलिटी का यहां भी वैंडरवाल फोर्स रीजन बना। ये अच्छे से पानी में सॉल्युबल है, जबकि ये पानी में कम सॉल्युबल है। कौन? ओजोन। नेक्स्ट आ जाओ, इन दोनों में रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होती है, ध्यान से। ये भी रिएक्टिव है, रिएक्टिव नॉन मेटल है, अभिक्रियाशील नॉन मेटल है, और ये मोर रिएक्टिव है। ध्यान से दोस्त, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है। कौन? ओजोन। तो हमने क्या बोला, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की या ओजोन की? ओजोन की। ये सब चीजें आप बाद में पढ़ेंगे।
12th का मेन एरिया पर है, 12th का बड़ा एरिया पर है। रिएक्टिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा या ओजोन की ज्यादा? ओजोन की ज्यादा। नेक्स्ट आ जाए, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते थे 9-10 से। आज के बाद ऐसे स्ट्रक्चर आप नहीं बनाएंगे, ठीक है? आज के बाद ऑक्सीजन को आप इस तरह से बनाएंगे, बस जान ले, आगे हम एक्सप्लेन कर देंगे इस तरह से। और ओजोन को ऐसे बनाएंगे आप। ओजोन का स्ट्रक्चर याद कर ले फिलहाल, 3 पेयर, ठीक है? और ये 116.8 डिग्री, याद कर ले। क्या बोला मैंने? अभी ओजोन का स्ट्रक्चर आप याद कर ले, आपके लिए बेहद जरूरी है ओजोन का स्ट्रक्चर याद रहना। ओजोन डायमैग्नेटिक है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। पैरा में अनपेयर्ड दिखता है, ये देख बेटा, यहां अनपेयर्ड दिखा, ऊपर में देखो 3 इलेक्ट्रॉन दिखा है, अनपेयर्ड दिखा ना। नीचे भी देखो 3 दिखा है, अनपेयर्ड दिखा, क्योंकि 3 तो जोड़ा नहीं हुआ, पेयर नहीं हुआ ना, तो ये अनपेयर्ड है, पैरा है। और वहां देख सारा जोड़ा में है, पेयर में है। ये देख, ये 2 का 1 पेयर दिख रहा होगा तेरे को, ये 2 का 1 पेयर, फिर ये 2 का 1 पेयर, 2 का 1 पेयर, 1 पेयर 1 पेयर, ऊपर भी 1 पेयर, ठीक है? कैसे आया स्ट्रक्चर? अगर आपको पहले से आ रहा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो हम आपको आगे सिखाएंगे। तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर आज से इस तरह से नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि उसमें सारा इलेक्ट्रॉन जोड़ा में दिख रहा है, पेयर में। और जब सारा इलेक्ट्रॉन जोड़ा में दिखे तो वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। लेकिन अभी अभी डाया हो जाता है, अभी हमने पढ़ा है ना कि जब सारा अनपेयर्ड नहीं हो, कोई भी सारा पेयर्ड हो तो डाया, और अगर अनपेयर्ड हो तो पैरा। तो अगर ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है तो उसमें अनपेयर्ड दिखना चाहिए। तो देख, यहां पर अनपेयर्ड दिख रहा है, बेजोड़ा 3-3 इलेक्ट्रॉन है, पेयर में नहीं हुआ। तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर, O2 का स्ट्रक्चर ऐसा और O3 का स्ट्रक्चर वैसा याद रखेंगे, ठीक है? ध्यान से। अगर आपको बोला जाए कि इन दोनों में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा, तो हमने बोला ओजोन का। कलर में डीपनेस किसका ज्यादा है, तो ओजोन का। थोड़ा सा अगले पेज में और हम थोड़ा इसको क्लियर करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और उम्मीद है आप बहुत मजे से क्लास को समझ पा रहे होंगे। जल्दी से तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट्स पैरेलल में बना रहे होंगे। जब भी आप वीडियोस देख रहे होंगे, चाहे आप लाइव मोड में अटेंड कर रहे होंगे या फिर रिकॉर्डेड मोड में आप जब भी देख रहे होंगे, तो उम्मीद करता हूं कि नोट्स पैरेलल में आप बना रहे होंगे। नोट्स बनाने के साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस मैं भी दूंगा, और आपको एनसीईआरटी की बुक अभी खरीद के रखनी है, और साथ में प्रॉब्लम्स के लिए जो बुक लेनी है मैं बता दूंगा। फिलहाल एनसीईआरटी की बुक रखनी, बाकी प्रॉब्लम्स वगैरह के लिए जो भी बुक लेनी होंगी वो मैं आपको टाइम टू टाइम, समय से समय मैं बता दूंगा, ठीक है? चलिए आइए फिलहाल। तो इस तरह से अगर बात किया जाए ऑक्सीजन और ओजोन में, तो इसमें सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। हमने बोला कलर डीपनेस किसका ज्यादा है? नहीं, हमने बोला मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसमें है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब पैरामैग्नेटिज्म किसमें ज्यादा है? ऑक्सीजन में। वो तो पैरामैग्नेटिक है ही नहीं। हमने बोला रिएक्टिविटी किसमें ज्यादा है? ओजोन में, ठीक है? ऑक्सीजन जो है आपका क्या बताना चाह रहे थे? रिएक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर, सॉल्युबिलिटी। हाँ देखिए, ऑक्सीजन आपका पॉइजनस नहीं है, ठीक है? इसको आप नॉन पॉइजनस बोलेंगे। लेकिन ओजोन जो है वो बेटा टॉक्सिक है। ओजोन टॉक्सिक है मतलब वो हार्मफुल है। आप प्योर ओजोन एयर में छोड़ के लगातार इनहेल नहीं कर सकते हो। ओजोन थोड़ा हार्मफुल है, ठीक है? लेकिन हाँ,
आप ये भी जाने साथ में, ये बहुत ही वेरी गुड एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है इसमें, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है किसमें? ओजोन में। जानते हो स्विमिंग पूल में ओजोन डाला जाता है, दोनों अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्टिविटी का यहां यही मतलब है। स्विमिंग पूल में ओजोन डाला जाता है, लिक्विड ओजोन डाला जाता है स्विमिंग पूल में। इसका एक फायदा क्या होता है, जब आप स्विमिंग पूल में लिक्विड ओजोन डालते हैं तो वहां पे बहुत सारे लोग जब स्नान करते हैं, नहाते हैं, बात लेते हैं, तो निकलते जब है उससे, जैसे सबके शरीर में अलग अलग प्रॉब्लम है, क्या है नहीं, आप तो टेस्ट करके भेजते नहीं है नहाने, तो हो सकता है कि बैक्टीरिया या जर्म्स बॉडी से पास करके पानी में आ जाए, तो दूसरे लोग आए तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए स्विमिंग पूल में हम लिक्विड ओजोन डालते हैं। लिक्विड ओजोन डालने पर क्या होता है, जैसे ही ओजोन पानी में गया तो ये टूट जाता है O2 में और एक ऑक्सीजन देता है। इसी के पास एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, नेसेंट ऑक्सीजन इसी के पास, और फ्रेश ऑक्सीजन भी आपको पानी में इस तरह से बनते रहता है। पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ते चले जाता है ओजोन की वजह से, ये ओजोन टूटते रहता है और ये बैक्टीरिया को किल करता है। इसलिए लिक्विड ओजोन का अपना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। लिक्विड ओजोन बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट भी होता है, कलर को भी साफ करता है। लोग चेहरे पर ओजोन ब्लीच करवाते हैं, ऑक्सी ब्लीच के नाम से वो बिकता है बाजार में। ओजोन बहुत यूजफुल चीज है, ब्लीचिंग में काम आता है। डेड सेल जो स्किन पे होता है उसको ब्लीच करता है, हटाता है ओजोन, ठीक है। और एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है ओजोन में, बैक्टीरिया को किल करने की इसमें क्षमता होती है। इसीलिए मैंने बोला थोड़ा सा टॉक्सिक होता है हल्का। प्योर ओजोन लगातार लंबे समय तक इनहेल नहीं कर सकते हैं, दिक्कत होगी आपको, ठीक है। बाद बाकी हमने सारी चीजें क्लियर की। आइए इस ग्रुप के सेकंड एलिमेंट की तरफ चले, इंपॉर्टेंट एलिमेंट सल्फर। ध्यान दें आप, सल्फर ध्यान दें। सल्फर एक एलोट्रॉपिक एलिमेंट है, लेकिन ऑक्सीजन की तरह नहीं, उससे काफी ज्यादा इसके एलोट्रॉप्स होते हैं, बहुत सारे। बट आप 11th और 12th जेई नीट और एडवांस्ड के सिलेबस में, तो आपके लिए दो ही एलोट्रॉप्स इंपॉर्टेंट है, एक रोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक। ध्यान से, आउट ऑफ मेनी एलोट्रॉप्स, ध्यान से, अल्फा, रोम्बिक एंड बीटा monoclinic forms are most important। क्या लिखा बेटा हमने लिखा आउट ऑफ मेनी एलोट्रॉप्स, बहुत सारे अपरूप में से दो फॉर्म, एक अल्फा और एक बीटा, ये दोनों जो है बहुत सारे एलोट्रॉप्स में से अल्फा और बीटा, ये दो फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, एलोट्रॉप के, अल्फा और बीटा। लेकिन इसके एलोट्रॉप्स बहुत सारे होते हैं, किसके? सल्फर के। ध्यान से देखेंगे, आपको हम यहां पे लिख दें अल्फा सल्फर और इधर लिख दें हम बीटा सल्फर। एलोट्रॉप अपरूप, अल्फा सल्फर कलरलेस है, ठीक है, और इनसॉल्युबल है। बीटा सल्फर भी कलर सॉरी अल्फा येलो हो गया, अल्फा क्या हो गया? येलो, और बीटा, ध्यान से देखना बेटा, बीटा हमने बोला कलरलेस है, मोनोक्लिनिक बोलते हैं इसको, रोम्बिक मोनोक्लिनिक। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर का नाम होता है, आगे पढ़ेंगे आप, तो अभी उतना ज्यादा दिमाग पर जोर न डालें। मोनोक्लिनिक और रोम्बिक जो था वो स्ट्रक्चर का नाम होता है, तो स्ट्रक्चर से उसको पकड़ा जाता है, लेकिन अभी उस पर ध्यान ना दें, मेरी बातों को आए समझे आप। अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर बहुत सारे एलोट्रॉप्स में से सल्फर के दो इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स हैं। अल्फा येलो है और वाटर इनसॉल्युबल है, पानी में क्या है? इनसॉल्युबल। बीटा भी कलरलेस है और वाटर इनसॉल्युबल है, पानी में क्या है? इनसॉल्युबल है। दोनों वाटर में इनसॉल्युबल है। अगर आप इसको बेंजीन में डालें, अल्कोहल में डालें या ईथर में डालें तो ये थोड़ा सा सॉल्युबल होता है, ज्यादा नहीं,
बेंजीन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ईथर नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, अल्कोहल वीक पोलर सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो हमने बोला ये पार्शियली सॉल्युबल है किस चीज में? इन बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर। और इसकी भी वही कहानी है, ये भी पार्शियली सॉल्युबल है इन बेंजीन, आराम से, अल्कोहल एंड ईथर। नोट्स अच्छे से बनाएंगे। पानी में दोनों इनसॉल्युबल, देखो प्रॉपर्टी कितना मैच कर रहा, पानी में दोनों इनसॉल्युबल, बेंजीन में जाने पर दोनों थोड़ा क्या हुआ आपका हल्का सा सॉल्युबल, अल्कोहल में भी थोड़ा सा सॉल्युबल, ईथर में भी थोड़ा सा सॉल्युबल, दोनों पार्शियली सॉल्युबल। कितना मैच कर रहा, कलर में दोनों डिफरेंट है। अगर आप इसको गर्म पानी में डालें, चाहे ये वाला हो या ये, सल्फर एक सॉलिड एलिमेंट है। सल्फर कैसा एलिमेंट है? सॉलिड एलिमेंट है। अगर आप इसको, हमने क्या बोला, पानी में डाला तो इनसॉल्युबल रह गया, एक्चुअली कोई रिएक्शन भी नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको बॉयल करते हैं पानी में डाल के, तब ये H2S और SO2 बनाता है, और ये दोनों हाईली सॉल्युबल है, ये दोनों हाईली सॉल्युबल है। इसका मतलब आप बोलेंगे सल्फर, सल्फर इज soluble in बॉइलिंग वाटर। अगर आपसे कोई बोलेगा कि क्यों सॉल्युबल हुआ, तो बोलेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2S एंड SO2। H2S एंड SO2 ब्रैकेट में लिख सकते हो विच आर सॉल्युबल। H2S और SO2 जो होता है ये सॉल्युबल है, तो इसी के फॉर्मेशन के कारण सल्फर सॉल्युबल हुआ। तो सल्फर इज वाटर इनसॉल्युबल, बट सल्फर इज सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2S एंड SO2। तो हमने सल्फर की कहानी में आपको सिखाया दोस्त, सल्फर एक एलोट्रॉपिक एलिमेंट है, इसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, अल्फा और बीटा फॉर्म इसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप है। रोम्बिक येलो कलर का सॉलिड है, येलो कलर का एलिमेंट है, मोनोक्लिनिक कलरलेस है। रोम्बिक भी वाटर इनसॉल्युबल है, मोनोक्लिनिक भी वाटर इनसॉल्युबल है। रोम्बिक सल्फर बेंजीन, अल्कोहल और ईथर में पार्शियली सॉल्युबल है। मोनोक्लिनिक सल्फर भी बेंजीन, अल्कोहल और वाटर में, बेंजीन, अल्कोहल और ईथर में पार्शियली सॉल्युबल है। अगर बॉइलिंग वाटर में दोनों सॉल्युबल को, सल्फर को देखें तो फिर ये सॉल्युबल है, क्योंकि बॉइलिंग वाटर में जाने पर ये H2S और SO2 बना लेता है, जो खुद पानी में सॉल्युबल है। ठीक है, हम लोग सल्फर की कहानी को डिस्कस कर रहे हैं। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक में रोम्बिक का मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन होता है, मोनोक्लिनिक का 393.8 केल्विन होता है। रोम्बिक की डेंसिटी ज्यादा होती है, मोनोक्लिनिक की डेंसिटी कम होती है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें अभी आगे डिस्कस करने को। इन लोगों का 369 केल्विन टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर ले जाने पर, ठंडा करने पर रोम्बिक मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होता है। ये सारी बातें जो हमने बोली, ये सबको अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक चीजों को रखते हैं, इससे आगे नहीं ले जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहां से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और जिन लोगों ने अब तक अपना एडमिशन का प्रोसेस नहीं कंप्लीट किया है, उम्मीद करता हूं अगले लेक्चर से पहले कंप्लीट कर ले, क्योंकि अब लेक्चर्स हम कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि एप्लीकेशंस के थ्रू हम लोग लेंगे। तो उम्मीद है आपने आज के क्लास को एंजॉय किया होगा, अच्छे से चीजों को सीखा होगा। आप नोट्स बना लें, अच्छे से नोट्स बना लें, नोट्स बना करके और उसको पढ़ लें बार बार, क्योंकि बहुत सारी चीजें, और पर्टिकुलरली हमने 12th की चीजों को डिस्कस किया है। तो अच्छे से पढ़ें, आबाद रहें, हमें याद करते रहें, प्यार करते रहें, और हमारी केमिस्ट्री की दुनिया को बाकी लोगों को भी बताते रहें कि कुमार मन्नू सर भी इनऑर्गेनिक ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं। चल दोस्त पढ़ ले, सर का कल्याण हो जाएगा, अपना क्या है, अपना तो किसी से सीख लेंगे, कुमार मन्नू का ही कल्याण कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं अपने दोस्तों को भी ये संदेश देंगे। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।